हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेसन 1 के बारे में। लेसन 1 इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में इसमें डिस्कस करना है, तो इसको हम दो पार्ट में बात करेंगे। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। मतलब ये ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज़ नेसेसरी। नए पदार्थ का बनना यहाँ पे ज़रूरी है। एक या एक से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाई फिजिकल मेथड। रिवर्स्ड का मतलब है जिस चीज़ से एक नया पदार्थ बना है, आप वापस बैक उस पदार्थ में उसको चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाई फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। जैसे कि फिजिकल मेथड आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, एक नया पदार्थ बनता है जिसको आप वापस बैक उसी पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रोटी का पकना। आप रोटी पकाने के लिए आटा गूँथते हो, आटा गूँथते हो। आटा गूँथने के बाद आप रोटी अगर बना दिए, तो अगर आप चाहो कि उस रोटी को फिर आप आटे में कन्वर्ट कर दो, तो कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। और जहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है वही क्या है? केमिकल रिएक्शन है। बिकॉज केमिकल चेंज में एक नया पदार्थ बन रहा है, वापस उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो जहाँ केमिकल चेंज हो रहा है वही एक केमिकल रिएक्शन है। अब लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डेली लाइफ। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हमारे डेली के जीवन से। पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का गलना। तो बर्फ़ अगर गलता है तो पानी में गलता है, तो आप पानी को फ्रीज़र में रख के फिर से बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक तरह क्या है? फिजिकल चेंज है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप में बदलना। तो अगर भाप में बदल जाए तो भाप को भी आप पानी में फिर बदल सकते हो। तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर और शुगर का मिलना भी क्या है? फिजिकल चेंज है। क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इसमें कोई नया बदलाव नहीं हो रहा है, वो पानी ही रह रहा है। चाहे वो आइस के रूप में हो, चाहे वो भाप के रूप में हो, चाहे शुगर वाटर हो, वाटर ही रह रहा है। इसीलिए क्या है? फिजिकल चेंज है। लेकिन फोर्थ से देखते हैं, फोर्थ 5, 6 एंड 7। सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक केरोसिन, एलपीजी, ईटीसी, ये सारे क्या हैं? केमिकल चेंज है। अब देखिए फोर्थ से, सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर, गर्मियों में दूध का खट्टा होना। तो अगर दूध खट्टा हो जा रहा है, तो अगर आप चाहो कि खट्टी दूध को आप फ्रेश दूध में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। तो ये क्या है? केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, खाना का बनना। अगर आप राइस कुक कर चुके हो और पके हुए चावल को आप चाहते हो कि कच्चे चावल में बदल दें, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का जलना। तो जलने के बाद मोमबत्ती को वापस उसी फॉर्म में आप नहीं ला सकते। तो ये क्या है? ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक केरोसिन, एलपीजी, ईटीसी, और ईंधन का जलना जैसे केरोसिन, एलपीजी, इसको भी आप वापस उसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो इस तरह से आपको दो चीज़ कन्फर्म होती है इससे, कि फिजिकल चेंज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, रिवर्स, ये रिवर्स्ड हो सकता है किसी भी मेथड से। तो ये फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज में अगर वो चीज़ बन गया, नया पदार्थ बन गया, आप उस नए पदार्थ से चाहते हो कि आपका वही पुराना वाला पदार्थ पहले वाला बन जाए, तो ये नहीं बन सकता। तो यही अंतर है। तो आगे हम डिफिनेशन से देखते हैं। सच प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। जिस प्रोसेस में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का गलना। बर्फ़ गल रहा है तो पानी का ही रूप है, वो बर्फ़ भी है तो वो पानी ही है, वाटर ही है, और गल भी रहा है तो भी वो वाटर ही है। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। इन विच प्रोसेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। लेकिन जिस प्रोसेस में एक नया पदार्थ बन रहा है वो क्या है? केमिकल चेंज है। और जहाँ पे केमिकल चेंज होता है उसको
होल प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में वही होता है, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर से, जो आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.1 में एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलना। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो अलग अलग चीज़ मिल रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं? नया पदार्थ बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आप क्या होता है? अगर आप कोई भी दो घोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सॉल्वेंट घुलने वाला, घोलने वाला और सॉल्यूट घुलने वाला, जैसे कि चीनी पानी का घोल बनाते हैं, चीनी क्या है? सॉल्यूट है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो कोई भी दो चीज़ मिलाते हैं तो अगर घुलने के बाद अगर कुछ हिस्सा उसका बच जाता है नीचे, तो वही क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस कोई ना कोई निकलती है। चेंज इन कलर, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उनके कलर में क्या होता है? बदलाव होता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट का अर्थ है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड या लिक्विड से सॉलिड। तो अगर स्टेट में बदलाव हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब केमिकल रिएक्शन में स्टेट का बदलना भी बहुत ज़रूरी है। चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं तो उसके तापमान में ही बदलाव होगा। और एक्टिविटी 2.1 में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एक और आपके बुक में दिया हुआ है, रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एक नया पदार्थ क्या बनता है? लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे दो नए पदार्थ बन रहे हैं, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 3 आपके बुक में दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग जिंक ग्रैनुल्स मिलाते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये क्या है? रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो नीचे दिए गए हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, वो पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। और प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है C+O2 इक्वल टू CO2। तो यहाँ पे भाग कौन सा ले रहा है? C+O2 भाग ले रहा है, तो ये क्या है? रिएक्टेंट है। और एक नया पदार्थ क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे बात करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्जोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड मतलब क्या होता है? रिलीज। इवॉल्व का मतलब होता है निकलना। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जो का मतलब ही होता है आउट, बाहर निकलना। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होता है? निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है क्विकलाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? स्लैग्ड लाइम बनेगा। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विकलाइम और वाटर को मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर आप इसको टच करते हैं रिएक्शन के बाद तो ये क्या होगा? हॉट टू टच, छूने में क्या होगा? गर्म होगा। और गर्म छूने में इसका मतलब क्या हो रहा है? उसमें से हीट निकल रहा है। तो कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन, डेली लाइफ में बात करें तो रेस्पायरेशन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रोटेनिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर, सड़ना, सब्जियों का सड़ना भी क्या है? एक तरह का एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है?
हीट क्या वो बोलता है, एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है हीट। मतलब इसको अगर आप टच करेंगे तो ये गर्म नहीं होगी, क्योंकि हीट क्या है, वो हीट अपने अंदर ले लिया है ये। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस में क्या मिलाते हैं, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो अगर आप छुएंगे इसको तो ये क्या होगा, ठंडा फील होगा, क्योंकि जितनी इसकी हीट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो C+O2 बराबर CO2 हो, चाहे Mg+O बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, केमिकल इक्वेशन के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग किसकी जरूरत पड़ती है, केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद देयर फिजिकल स्टेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंबल को यूज करते हैं। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का सिंबल क्या है, C है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या है, CO2 है। तो ये केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें उस पदार्थ के हम लोग सिंबल को यूज करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पदार्थ को सिंबल के यूज करते हैं, और उसकी फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो पदार्थ सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो ये सारा यूज करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का सिंबल है C किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो हमने क्या लिखा है, यस लिखा है। ऑक्सीजन का सिंबल है O2, और ये किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, तो हमने G लिख दिया है ब्रैकेट में। और ये पूरा क्या है, रिएक्टेंट है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, CO2 होता है, और ये किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। और इसको जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो ये एक तरह क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन को लिखा है, उसके सिंबल को लिखा है, उसके स्टेट को लिखा है। तो यही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। An equation in which the number of atoms of each element on the two sides are equal is called balanced chemical equation। जिस इक्वेशन में एटम्स के नंबर प्रत्येक एलिमेंट के, प्रत्येक तत्व के एटमों की संख्या अगर दोनों साइड क्या है, बराबर है। फिर से सुने, जिस इक्वेशन में प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं दोनों साइड में, उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया है आपके, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक का सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4, जिंक सल्फेट का सिंबल है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन का H2। तो अगर आपको पता करना है कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इसमें तत्व कौन कौन से हैं, Zn है, जिंक है, H2SO4 में H है, सल्फर है, यस, और ऑक्सीजन है। इसके बाद आपको एटम्स की संख्या लिखनी होगी। एटम्स मतलब जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो 4 हैं। तो रिएक्टेंट में पहले देखते हैं, रिएक्टेंट में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जिंक क्या है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन क्या है, O4 मतलब ऑक्सीजन 4 है। अब नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में देखते हैं। अब प्रोडक्ट में भी देखिए ZnSO4, Zn क्या है, जिंक क्या है, 1 है, सल्फर 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, H2 2 है, और O4 ऑक्सीजन भी कितना है, 4 है। मतलब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स की संख्या क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरीके से आप लिख के देख लेंगे, और अगर सेम आ रही है तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
इसके बाद हम देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element on the two sides are not equal is called unbalanced or skeletal equation। जिस केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या दोनों साइड बराबर नहीं होती, एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों साइड बराबर नहीं होती, उसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट इज स्टैंड फॉर द KClO3 और ये क्या बना रहा है, KCl प्लस O2। अब देखिए रिएक्टेंट मतलब KClO3 में कितने एटम्स हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पहले इसमें देखिए, पोटेशियम K, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O। अब रिएक्टेंट में देखिए KClO3, K कितना है, एक है, Cl भी एक है, O3 मतलब ऑक्सीजन कितने एटम है, 3 है। अब प्रोडक्ट में देखिए KCl, K कितना है, एक है, Cl एक है, लेकिन ऑक्सीजन O2, इधर O2 है इधर O3 है रिएक्टेंट में, मतलब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 है लेकिन रिएक्टेंट में 3 है। तो ऑक्सीजन की एटम्स की संख्या अलग अलग है, मतलब ये इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है, अलग अलग है संख्या एटम्स की, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन ही बोलते हैं। अब देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अगर आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं राइटिंग द इक्वेशन इन द वर्ड फॉर्म। तो अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले उसको शब्दों के रूप में लिखेंगे। जैसे कि सपोज एन एग्जाम्पल, स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड S2। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि सपोज एन एग्जाम्पल, या क्वेश्चन आता है कि स्टीम को पास किया जा रहा है आयरन से, तो क्या बन रहा है, मैग्नेटिक ऑक्साइड बन रहा है और S2 बन रहा है। इसको आप बैलेंस करिए। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अनुसार क्या लिखेंगे आप, इसका वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मतलब आयरन स्टीम पास किया जा रहा है, आयरन में स्टीम, तो आयरन प्लस स्टीम इक्वल टू Fe3O4 बन रहा है, मतलब मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बन रहा है। तो मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन लिखिए प्लस हाइड्रोजन। इसके बाद स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन विथ फार्मूला। तो केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे उसके फार्मूले के साथ और उसको ब्रैकेट से घेर देंगे। तो देखिए आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe, स्टीम यानी वाटर, वाटर का एक फॉर्म है, वाटर का ये वेपोराइज्ड फॉर्म है, तो H2O। एंड मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, तो Fe3O4। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमेशा हम H2 के रूप में लिखते हैं, अकेला नहीं लिखते हैं क्योंकि ये H2 के रूप में हमेशा पाया जाता है, तो H2। अब देखते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, लिस्टिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन LHS एंड RHS। LHS मतलब रिएक्टेंट, RHS मतलब प्रोडक्ट। तो हम लोग एटम्स की संख्या को देखेंगे इसके बाद कि आपके एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स के एटमों की संख्या LHS में कितनी है, रिएक्टेंट में कितनी है और प्रोडक्ट में कितनी है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखिए, ये Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अब देखिए रिएक्टेंट में कितनी है, आयरन कितना है, Fe1 है, H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो ये 2 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है। अब देखिए प्रोडक्ट में कितना है, Fe3, तो आयरन कितना है इधर, 3 है, हाइड्रोजन H2 2 है, ऑक्सीजन 4 है। अब स्टेप 4 में देखिए क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्टिंग द बिगेस्ट फार्मूला, मतलब सबसे बड़ा फार्मूला इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा फार्मूला इसमें Fe है नहीं, S2 है नहीं, S2 है नहीं, सबसे बड़ा फार्मूला है Fe3O4 है। तो सबसे बड़ा फार्मूला हम लोग सेलेक्ट करेंगे Fe3O4 को। एंड बैलेंसिंग द एलिमेंट विथ हायर नंबर ऑफ एटम दैट इज ऑक्सीजन। अब Fe3O4 में आयरन के एटम्स की संख्या अधिक है या ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या अधिक है, तो ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या अधिक है।
तो सबसे पहले बड़ा फार्मूला स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिगेस्ट फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे जो Fe3O4 है इस क्वेश्चन में, और बैलेंसिंग द एलिमेंट्स विथ, और उस एलिमेंट्स को हम लोग बैलेंस करेंगे जिसकी एटम्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आयरन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा एटम्स की संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है, O4। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए Fe+H2O बराबर Fe3O4+H2। तो ऑक्सीजन की इधर संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन इधर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो अगर इस ब्रैकेट के आगे हम लोग 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या इधर भी क्या हो गई, रिएक्टेंट में बराबर हो गई, इधर भी क्या हो गया 4O, 4 ऑक्सीजन हो गया इधर भी। फिर दूसरे स्टेप में देखते हैं, फिर इसके बाद Fe पे आते हैं। तो Fe+4H2O बराबर Fe3O4+H2, लेकिन इधर संख्या क्या है Fe की, 1 है। तो Fe3 को देखते हुए हम लोग क्या कर लगा लेंगे, यहाँ पे 3 Fe कर लेंगे। फिर इसके बाद के स्टेप में देखते हैं Fe+3Fe+4H2O बराबर Fe3O4+H2। तो Fe भी 3 है इधर रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 3 है। ऑक्सीजन भी 4 हो गया दोनों ओर, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो इधर कितना है, 8 है, 4 2 8, लेकिन प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ 2 है। तो इसके आगे हम 4 लगा लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब अगर आपको डाउट हो कोई तो स्टेप 5 में हम लोग चेक करेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, कि जो बैलेंस हमने इक्वेशन किया है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे सारे एटम्स को लिख देंगे हम, Fe एटम्स, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, एंड देट इज LHS एंड RHS। LHS क्या है, रिएक्टेंट है, RHS क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब देखते हैं Fe एटम कितने हैं दोनों ओर, 3 हैं। LHS में कितने हैं, पहले 3, रिएक्टेंट में 3 है। हाइड्रोजन एटम कितना है, 4 2 8, 8 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। प्रोडक्ट में Fe3O4, Fe कितना है 3, O कितना है 4, एंड हाइड्रोजन 4 2 8। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स के एटम की संख्या क्या है, सेम है। तो ये क्या इक्वेशन हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो फिर हम लिख लेंगे जनरली 3Fe+4H2 बराबर Fe3O4+4H2, दिस इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। इसको हम लोग वापस किसी फिजिकल मेथड के द्वारा वापस पुनः उसी पदार्थ में वापस बैक नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे कि आटा गूंथना और रोटी बनाना। जैसे आटा गूंथ के आप रोटी बनाते हैं, तो अगर आप रोटी बनाने के बाद चाहें कि वापस आप रोटी को आटे में कन्वर्ट कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये किसका अच्छा एग्जांपल है, केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन का अच्छा एग्जांपल है। डेली की लाइफ में आप बात कर सकते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर, शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वो वाटर ही रह रहा है। एंड केमिकल चेंज की बात करें तो सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक केरोसिन एंड LPG, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। दूध का खट्टा होना, खाना का पकना, कैंडल वैक्स का जलना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। तो डिफिनीसन के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जिस प्रोसेस में कोई नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। जिस प्रोसेस में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जैसे कि वाटर में होता है, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, इट्स मीन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में 5 चीज़ें होती ही हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना, गैस का निकलना, कलर का चेंज होना, अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं तो उनका रंग बदल जाता है। चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, ये सब क्या होते हैं, स्टेट में परिवर्तन होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो एंड जब 2 पदार्थ मिलते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो इनके तापमान में भी क्या होता है, बदलाव होता है। इसके बाद बात करें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, वो पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और वो पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं
वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। एंड नया पदार्थ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। एंड अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो का अर्थ होता है इवॉल्व्ड, निकालना, मतलब जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किसमें मिलाएंगे, वाटर में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये छूने में क्या लगेगा, गर्म लगेगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है। जो रिएक्शन अपने अंदर हीट खींचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है बैरियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग एमोनियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो जब रिएक्शन होने के बाद इसको छूते हैं तो ये क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, क्योंकि इसका हीट सारा वो क्या कर लिए हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को यूज करते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट को दर्शाते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2, ये स्टेट क्या है, सॉलिड है, गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। इसके सिंबल क्या है, CO2 एंड CO2। अब देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन, जिस इक्वेशन में एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों साइड समान होती है उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, जिस इक्वेशन में एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों साइड समान नहीं होती है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड आर नॉट इक्वल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम क्लोरेट इक्वल टू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, दिस इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 5 स्टेप आते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आप उसको शब्दों के रूप में लिखिए। स्टेप सेकेंड में इसके बाद उसके सिंबल को लिखिए आप। स्टेप थर्ड में आप एलिमेंट्स एक तरफ लिखिए और उसके एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं, LHS में कितने हैं, और उसके एटम्स RHS में कितने हैं, उसको आप मिलाइए कि वो समान है कि नहीं। स्टेप 4 में आप रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में आप सबसे बड़े फार्मूले को देखिए। इस एग्जांपल में हमने सबसे बड़ा फार्मूला क्या देखा, Fe3O4। इसके बाद आप एटम्स को देखिए, उस बड़े फार्मूले में एटम्स की संख्या किसकी अधिक है, और जिस एटम्स की संख्या सबसे अधिक है आप उसी से स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन एटम की संख्या सबसे अधिक है तो हमने स्टार्ट किया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन 4 है तो हमने रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन को 4 कर दिया है। इसके बाद Fe3 का नंबर आता है, मतलब 4 के बाद 3, मतलब आयरन कितनी मात्रा में, 3 में है, 3 की संख्या में है एटम्स की संख्या, तो हमने इधर रिएक्टेंट में भी 3Fe कर दिया है। और इसके बाद हम मैच करा के फिर ऑक्सीजन की संख्या 8 है इधर रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी हमने क्या कर दिया है, 8 कर दिया है। अब स्टेप 5 में हम करेक्टनेस देखेंगे, मतलब कि हमने जो इक्वेशन बैलेंस्ड किया है वो एक्चुअली में सही है कि नहीं। तो स्टेप 5 में करेक्टनेस चेक करने के लिए हमने किया है कि एटम्स की संख्या को लिख लिए हैं। इसके बाद हम लोगों ने चेक कर लिया कि रिएक्टेंट में Fe एटम, आयरन एटम 3 है तो प्रोडक्ट में भी है कि नहीं। हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में 8 है तो प्रोडक्ट में भी 8 है। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में 4 है तो प्रोडक्ट में भी 4 है। तो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है।